ट्रिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि +1 क्लास का टॉपिक है। तो थोड़ा इस इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानते हैं। जैसे नाम ही आपको पता है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होती है? रिलेशन हर जगह होती है, घर पे भी होती है, हमारे बीच में होती है। जैसे मेरे फादर हैं तो इज फादर ऑफ, इज सन ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, ये सब क्या है? रिलेशंस हैं। तो जो स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति मैथ्स के बारे में नहीं जानता, तो वो रिलेशन से सिर्फ यही समझता है कि इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, ये सब क्या है? रिलेशन है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारी रिलेशन है। जैसे ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट टू, ये सब क्या है? हमारे मैथमेटिक्स के अंदर सभी रिलेशन का क्या है? एक पार्ट है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से के अंदर भी रिलेशंस का यूज जो होता है वो बहुत तरह का होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो रिलेशन से हमें पता चलता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में आपस के अंदर कैसे क्या रिलेशन है। जैसे मैं अगर कहूँ विक्रम इज सन ऑफ रामनिवास, तो मेरे फादर और विक्रम, मेरे बीच में क्या है? रिलेशन है, इज फादर ऑफ। तो ये मुझे बताता है कि मैं अपने फादर से किस तरह से रिलेट करता हूँ। तो रिलेशन क्या बताती है हमें? ये बताती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से के बीच में जो है वो रिलेशन जो है वो किस तरह की है। इज फादर है, ग्रेटर है, स्मॉल है, यंगर है, एल्डर है। तो ये सब वर्ड्स जो है वो बताते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से रिलेट करता है। तो उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? देखिए, कुछ स्पेशल टाइप की जो रिलेशन होती है वो फंक्शन बन जाती है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं बनती। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होती हैं। कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन अगर कुछ जनरल कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है? फंक्शन। फंक्शन का मतलब एक रूल होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले थोड़ा हमें समझना है एक वर्ड जो कि है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर, जैसे नाम इसके अंदर, नाम के अंदर ही आ रहा है पेयर। पेयर के अंदर दो चीजें यूज होती हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या है? एक ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का क्या है? पेयर है, टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। हम उनको क्या करेंगे? स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लेंगे। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, मैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ऑर्डर पेयर को लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए ऑर्डर पेयर को हम जो दो स्पेसिफिक एलिमेंट्स लिए हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे, कोमा से क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे, और उनको ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास है दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। ए और बी का पेयर मैं बनाना चाहता हूँ, ऑर्डर पेयर में बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए एंड बी, ए और बी को साथ लिख के कोमा से सेपरेट करके मैं क्या कर दूंगा? उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा। तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर पेयर है, और इसके एलिमेंट क्या है? इसके एलिमेंट है ए और बी, और इनका स्पेसिफिक ऑर्डर है। पहला एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। तो यहाँ पर आप ए को कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड बी को कहेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के अंदर क्या होता है? पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है या ऑब्जेक्ट होता है, और वो एलिमेंट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना फादर नेम लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या है? एक ऑर्डर पेयर, और इसके अंदर भी क्या है? एलिमेंट्स का क्या है? ऑर्डर है। इसी तरह से आप कितने ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो ध्यान रहे कि एक ऑर्डर पेयर के अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर जो होता है, एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उसका अपना महत्व होता है। दिस शुड बी इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इससे कहना क्या चाहता है? इसे ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए आपने एक ऑर्डर पेयर लिखा ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर लिखा है बी ए, तो कभी भी ये इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट था यहाँ पर वो पहला एलिमेंट है। मतलब क्या कर दिया आपने? यहाँ से यहाँ पर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के ऑर्डर को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो अब वो ऑर्डर पेयर ही चेंज हो गया है। तो किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो महत्व रखता है। अगर आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो वो डिफरेंट ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी सेट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि सेट की इक्वलिटी में अगर मान लीजिए आप ए बी सी डी एक सेट है, और सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करते हो लेकिन एलिमेंट्स को वही रखते हो, तो सेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सेट और ये सेट इक्वल है,
हालांकि यहाँ पर ए बी सी डी था, यहाँ पर डी सी बी ए हो गया। एलिमेंट्स के ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया, इवन देन ये सेट क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर मतलब सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करते हो तो सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हो या आगे पीछे कर देते हो तो एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा। इट मीन्स ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है उसकी, उसकी सिग्निफिकेंस है। सेट के केस में एलिमेंट्स के ऑर्डर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता है अगर मान लीजिए दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, अगर ए ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी अगर कोई कह रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, तभी ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू होगा ऑर्डर पेयर सी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी और आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे ए क्रॉस बी और इसको रीड ऐसे करना है ए क्रॉस बी। इसको ए मल्टीप्लाई बी रीड नहीं कर सकते, वो गलत होगा। इसको कैसे रीड करोगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक सेट होता है। तो उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी। तो ये ध्यान रहे कि ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर होंगे। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी एक सेट है। किसका सेट है, A cross B is the collection of all order pair AB such that A is an element of A and B is an element of B। तो पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का वो किसका होना चाहिए, A का होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, B का एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर पेयर की जो कलेक्शन बनेगी, जितने भी ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सब की कलेक्शन जो बनेगी वो आपका क्या बनेगा, A क्रॉस B। दोबारा देख लो, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सब की कलेक्शन क्या बनेगी आपका, ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं ए सेट ले लेता हूँ 1 2 एंड 3 और बी सेट को ले लेते हैं हम ए बी एंड सी। और हमें क्या करना है, इन दोनों सेट का ए क्रॉस बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ऐसे सारे ऑर्डर पेयर आपको लिखने हैं। तो मैं पहला एलिमेंट जैसे ए का उठाता हूँ, अगर मैं ए का 1 उठाता हूँ तो 1 के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 के साथ ए एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 के साथ बी ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 के साथ सी, 1 के साथ और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। 2 के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 2 के साथ ए 2 बी 2 सी, फिर 3 के साथ 3a 3 b एंड 3 सी, और कोई ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं बचता। तो मैंने क्या किया है, ये ए था और ये बी था, तो ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर बने कि पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट क्या हो, बी का हो, उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट करके मैंने लिख दिया। तो आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि बी क्रॉस ए निकालिए, क्या निकालिए, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए भी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए एंड बी such that A is an element of B and B is an element of A। तो ऐसे सभी ऑर्डर पेयर की कलेक्शन जिसके पहला एलिमेंट B का हो और दूसरा एलिमेंट किसका हो, A का हो, ऐसे सभी ऑर्डर पेयर की कलेक्शन क्या होगी, B क्रॉस A। तो अगर आप B क्रॉस A लिखना चाहते हो तो B क्रॉस A क्या होगा, पहला एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अब B का होना चाहिए। तो B का पहला एलिमेंट मान लीजिए हम A उठाते हैं तो A के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा A1 A2 और A3। दूसरा B उठाएंगे तो क्या बनेगा, B1 B2
B3, तीसरा C1 C2 एंड C। तो ये क्या होगा आपका B क्रॉस A। तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर पहले सेट A है और आप A क्रॉस B निकाल रहे हो, पहले क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट का निकाल रहे हो, A और B दो सेट हैं और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो A क्रॉस B भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट है और B क्रॉस A भी क्या है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन फर्क क्या है, A क्रॉस B के अंदर ऑर्डर पेयर, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसका मिलेगा, A का मिलेगा। B क्रॉस A के अंदर हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसका मिलेगा, B का मिलेगा। मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस A है, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है? दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम, दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम। तो यहाँ पर क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A के एलिमेंट सेम है? चेक करते हैं। A क्रॉस B का एलिमेंट 1A, क्या ये B क्रॉस A का एलिमेंट है 1A? 1A, यहाँ पर क्या है A1। अभी पीछे मैंने बताया कि ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स का अगर ऑर्डर चेंज कर देते हो तो वो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं रहता। 1A और A1 इक्वल नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही 1B और B1 भी अलग अलग है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर है 1A और B क्रॉस A के ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है A1, और ऑर्डर पेयर 1A और A1 बराबर नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अगर कोई ये कह दे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन A इज इक्वल टू B। ये तभी पॉसिबल है जब A और B आपके दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए यहीं पर मैं एक आपके पास सेट है 1 2 3 और B सेट को ले लेता हूँ 3 2 1, तब अगर आप जो A क्रॉस B निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो इस तरह का आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। B क्रॉस A निकालोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर A और B क्या है, दोनों सेम सेट है। अगर आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल दिया हुआ है तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A एंड B आर इक्वल सेट। अगर A और B इक्वल सेट होंगे तभी A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होगा, आपका बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट कितने होंगे। अभी यहाँ पर जो आपका A क्रॉस B है, इसके अगर एलिमेंट आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। और यहाँ से अगर देखें A सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, B के अंदर कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 एलिमेंट कर देता हूँ 1 2 3 4 और B के अंदर क्या रखता हूँ 3 2 1, तब अगर आप A क्रॉस B निकालना चाहें तो ये सारे हो चुके हैं। 4 के साथ अगर आप रखना चाहते तो 4 के साथ 3 और ऐड हो जाएंगे, मतलब ऑर्डर पेयर 4A 4B एंड 4C और इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 9 और 3 12, 12 एलिमेंट हो चुके हैं। इस फार्मूले से अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 3 एंड 4 इंटू 3 इज 12। सो ये वेरीफाई होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। बताया गया कि समझ में। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपके पास दो सेट हैं A और B, ये इन दोनों का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप ग्राफ पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहो तो ग्राफ पे के ऊपर क्या करते हो, आप दो एक्सिस को लेते हो, एक एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल आपकी होती है उसको एक्स एक्सिस लेते हो, और इसके परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन जाती है उसको आप बोलते हो वाई एक्सिस भी बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं,
हम एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए मैं बी सेट को डिनोट कर देता हूँ। बी सेट को डिनोट कैसे करूँगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं जो एलिमेंट्स ले रहा हूँ इस तरीके से, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए मैंने इसको ले लिया ए, ये एलिमेंट ले लिया बी और ये एलिमेंट ले लिया सी, और वाई एक्सिस के ऊपर मैं ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो, पहले आप ए को ले रहे हो तो एक्स एक्सिस पे आप ए सेट को रिप्रेजेंट करोगे, ना कि बी को। इसको रिप्रेजेंट करोगे, ए को रिप्रेजेंट करोगे तो ए क्या हो जाएगा, जैसे इसको आपने यहाँ पर ले लिया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ये आपने ले लिया 4। तो बी सेट को आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर है आपका सेट ए और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सेट बी को। बी ये एलिमेंट है ए, ये एलिमेंट है बी और ये एलिमेंट है आपका सी। तो इस एलिमेंट को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है 1 ए को, तो 1 यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर पेयर 1 ए को। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर जो ऑर्डर पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2 ए को। सिमिलरली नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 ए को, 1A 2A 3A, और इसी तरह से नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 4A को। इससे ऊपर अगर आप चलोगे तो ये किसको, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1B को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 1C को, नेक्स्ट 2D को, नेक्स्ट किसको 3B को और नेक्स्ट किसको 4B को। इसी तरह से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 1C को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 2C को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3C को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 4C को। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर हैं वो हमने ग्राफिकली क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।